तो अब हम फिर से एक नए सफ़र की तरफ बढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में। फिर से अब हम देख रहे हैं क्या चीज़ें, थोड़ी बहुत चीज़ें जो हमारी छूट गई थी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने शुरू करी है, जिसमें कि सबसे पहले हम परिचय वगैरह देखेंगे, फिर वो बंध विखंडन वगैरह देखेंगे, उसके प्रकार देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं अभिक्रिया से। तो रिएक्शन होती क्या है, देखो भाई, क्रियाकार से उत्पाद बनता है। ठीक है, उसमें होता क्या है कि क्रियाकार में दो चीज़ें होती हैं जो कि उत्पाद में उन उन दो चीज़ों से जुड़े होते हैं। मतलब क्या, जैसे ए बी और प्लस एक्स वाई आपस में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर बंद क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, बंद टूटेंगे और ए के साथ एक्स जुड़ जा रहा है और बी के साथ वाई जुड़ जा रहा है, यहाँ पर बंद निर्माण हो रहा है। मतलब होता क्या, बंद का टूटना होता है, बंद का निर्माण होता है, जिससे एक नया उत्पाद बनता है। मतलब कि पुराने बंध को तोड़ना एवं नए बंध को बनाने का प्रक्रम को अभिक्रिया कहते हैं। पुराने बंध के तोड़ना व नए बंध के बनाने के प्रक्रम को अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रिएक्शन कहते हैं। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, एक तो क्रियाधार होता है। अब यहाँ पर पूरी रिएक्शन को अगर हम जूम करके देखें, ठीक है, जूम करके देखा तो हमने क्या देखा, यहाँ पर क्रियाधार है, उसमें क्या हुआ, सबसे पहले कोई अभिकर्मक हमने मिलाया, है ना। ये मान लो क्रियाधार है, कोई चीज़ है, उसमें हमने अभिकर्मक डाला, उससे उत्पाद बना। और उत्पाद के बीच में सबसे पहले एक क्या स्टेज आई, मध्यवर्ती स्टेज आई। अभिक्रिया मध्यवर्ती उसे कहते हैं, या संक्रमण अवस्था कहते हैं, संक्रमण अवस्था। अब यहाँ पर इस चीज़ को, अगर ये जो मैंने रिएक्शन बताया है कि हमारा अभिकारक या अभिकर्मक था, अभि क्रियाधार था, उसमें अभिकर्मक मिलाया, फिर उससे मध्यवर्ती और एक स्टेज आई, फिर उसके बाद उत्पाद बना, ये क्या चीज़ें थी, देखो भाई, इसे समझने के लिए हमें क्रिया विधि मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। तो मैकेनिज्म होता है क्या, देखो अब देखेंगे मैकेनिज्म। तो अभिक्रिया की क्रिया विधि को समझने के लिए अवधारणा है। अब हमने कुछ कॉन्सेप्ट करे हैं, किसको समझने के लिए, जो रिएक्शन हो रही है उसके मैकेनिज्म को समझने लगे, टू अंडरस्टैंड रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना। तो सबसे पहले इसमें चार चीज़ें होगी जो हमें पढ़नी पड़ेगी इसके मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए। सबसे पहले कि बंध विदलन क्या होता है, बंध विखंडन क्या होता है, फिर आक्रमणकारी अभिकर्मक क्या होते हैं, है ना, जो आक्रमण करते हैं वो अभिकर्मक देखेंगे। फिर अभिक्रिया मध्यवर्ती हम देखेंगे, अभिक्रिया में जो मध्यवर्ती स्टेज आ रही है, जो अभिक्रिया मध्यवर्ती है वो। और फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रभाव क्या होता है। ठीक है, ये चार चीज़ें समझ ले तो हमारे मैकेनिज्म रिएक्शन में जो हो रहा है उसे समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बंध विदलन को देखेंगे या बंध विखंडन को देखेंगे, मतलब बंध का टूटना। अब ये जो बंध का टूटना है वो दो तरीके से हो सकता है। जैसे एक बंध टूटा, जैसे बंध हुआ है तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इधर वाले के इधर वाले के। तो अगर वो बंध टूटा तो एक ये हो सकता है कि जो पहला वाला है वो अपने इलेक्ट्रॉन ले ले, दूसरा वाला अपने इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये समान बंध विदलन हो जाएगा। लेकिन ऐसा एक हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो या और भी उसके कारण हो सकते हैं, उसके हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन हो वो दूसरे के भी इलेक्ट्रॉन ले जाए, है ना। ऐसा भी हो सकता है, जैसे कार्बन दूसरे के भी इलेक्ट्रॉन ले जाए, या दूसरा जो जो भी जुड़ा हुआ है रिएक्टेंट वो अब उसके इलेक्ट्रॉन ले जाए कार्बन के। तो उसमें क्या आ सकता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होएगा। तो दो तरह के बंध विदलन होते हैं, एक होता है समान बंध विदलन जिसे हम कहते हैं होमोलाइसिस, और दूसरा होता है विषमांश बंध विखंडन या विदलन, है ना, जिसको कहते हैं हेटेरोलाइसिस। तो होमोलाइसिस हेटेरोलाइसिस क्या होते हैं, बंध विदलन होते हैं। समान विदलन में क्या होता है, देखो भाई, जिसमें मान लो कार्बन, ये मैंने बता रखा है, ठीक है। अब देखो समान विखंडन क्या होता है, मध्यवर्ती सबसे पहले मुक्त मूलक बनता है। जैसे कि मान लो इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब ये दोनों मुक्त मूलक में आ जाएंगे ना, मतलब अभी किसी से जुड़ सकता हूँ। मुक्त मूलक को कहते हैं फ्री रेडिकल बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है, यहाँ यदि हेल्पर की उपस्थिति में हो तो इस समान बंध विखंडन होता है। ऐसे ही नहीं हो जाता, हेल्पर क्या होना चाहिए, जैसे कि यहाँ हेल्पर में हीट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, सनलाइट हो जिसे एच म्यू कहते हैं, या परऑक्साइड हो, या हमारे पास रेडिकल हो, कोई मुक्त मूलक उससे आकर जुड़ जाए, उससे समान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और समान बंध विदलन होता है, समान इलेक्ट्रॉन आपस में बटेंगे, ठीक है। जिससे जैसे कि यहाँ पर मैंने दिया एग्जांपल, CH4 से क्लोरीन हमने जोड़ा। अब ये क्लोरीन कैसे किसकी उपस्थिति में जुड़ेगा, जब हमने एच म्यू सनलाइट दी, है ना, सूर्य का प्रकाश दिया,
तो उससे बंध विदलन होगा, जिससे क्लोरीन आकर ऐसे उससे जुड़ जाएगा और यहाँ पर HCl अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद विलायक हो, विलायक कौन सा होना चाहिए, अध्रुवीय विलायक होना चाहिए। अध्रुवीय विलायक कैसे भाई, C6H6 हो या N हेक्सेन आदि हो, ये सब हो तो क्या होगा, विलायक की उपस्थिति में भी मध्य क्या हो जाएगा, समांश बंध विदलन हो जाएगा। अब विषमांत बंध विखंडन के लिए क्या होता है, देखो मध्यवर्ती जो हो है ना, उसमें कहता है एक तो कार्ब धनायन बनेगा और कार्ब ऋणायन बनेगा। कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन बोलते हैं, ठीक है, कैटायन और एनायन बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है विलायक हो तो दो ध्रुवीय विलायक हो, म्यू जो है वो 0 के बराबर ना हो, जिसमें जल हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, अम्ल वगैरह हो सकते हैं। अब यहाँ पर विषमांश बंध विखंडन के लिए सामान्यतः कम ताप पर भी संभव है, कम ताप पर भी संभव होता है, उसमें ताप ज़्यादा होने ताप पर निर्भर करता है, ठीक है, किसमें, हमारा समांश बंध। अब विषमांश विखंडन दोनों बंधित परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिव में अंतर होना आवश्यक है। दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जब ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा, जब ये कार्बन आयन कार्बन आयन होगा। अब अभिक्रिया मध्यवर्ती, देखो भाई अभिक्रिया जो मध्यवर्ती है, अब हम वहाँ पर आ गए, तो जो दूसरी चीज़ थी है ना, अभिक्रिया मध्यवर्ती तीसरी चीज़, तो यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट देख रहे हैं, इंटरमीडिएट मध्यवर्ती देख रहे हैं, जिसमें कि छः प्रकार होते हैं इसके, जैसे कार्ब धनायन, कार्ब ऋणायन हमने देखा, मुक्त मूलक देखा, यही तो है हमारे मध्यवर्ती। और चौथा कार्बीन है, नाइट्रीन है, बेंजाइन है, जो हम क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है, आगे आने वाले समय में बेंजाइन के बारे में थोड़ी बहुत बातें हो रहा है, जिसमें कि जैसे कि सब में C6H6 होता है, लेकिन एक में क्या होता है, एक और बॉन्ड आके जुड़ जाता है, जो कि दुर्बल पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, वो आकर जुड़ जाता है, इसीलिए इसे बेंजाइन बोलते हैं। और एरोमेटिक होता है, मतलब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाते हैं ना, ट्रिपल बॉन्ड बेंजाइन हो जाता है। एरोमेटिक होता है ये, ठीक है, और सभी sp2 संकृत होते हैं, कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है, sp2 होते हैं, तो ये बेंजाइन आगे जाके हम देखेंगे। उसके बाद कार्ब धनायन, अब हम कार्ब धनायन के ऊपर बात करेंगे, कार्ब ऋणायन, कार्ब मुक्त और मुक्त मूलक, ये तीन हमारे मेन चीज़ टॉपिक है इसमें, ठीक है। तो कार्ब धनायन देखो भाई, जिसमें क्या आता है, कार्बन के ऊपर धनायन आता है, ठीक है, जब जो दूसरा जो हमारा रिएक्टेंट है वो उसके ले जाता है इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा तो उसके कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 3 तो उसमें हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो 2 2 2 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसके, ठीक है। अब यहाँ पर अष्टक कैसा हो जाएगा, इसका अपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि 6 उसको तो 8 अष्टक पूरे करने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो अपूर्ण हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन क्या होगा भाई, इसको चाहिए होगा, तो ये कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होगा, इलेक्ट्रॉन को लेने वाला होगा। और जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं उन्हें लुईस अम्ल कहते हैं, क्या कहते हैं, लुईस अम्ल, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उन्हें लुईस अम्ल कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन की जिन्हें तड़प होती है, जिन्हें मोहब्बत होती है इलेक्ट्रॉन से, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है, ठीक है। अब संकरण इसका क्या होगा, देखो भाई संकरण होता है, हम जब संकरण लिखते हैं तो लिखते हैं हम पाई बॉन्ड प्लस सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें, 1 2 3 सिग्मा है बस, और लोन पेयर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारा क्या है भाई, प्लस लगा हुआ है, कार्बन आयन है, तो ये क्या हो जाएगा, sp2 संकरण हो जाएगा इसका, ठीक है। और ये जो इसकी संरचना है, ये मैं चैप्टर फिर से पढ़ूंगा, इसकी संरचना के लिए समझने के लिए, जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसका आकार शेप को जो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समतल त्रिभुजीय, ठीक है। तो इसके साथ ही वाला भी हमारा पार्ट खत्म हुआ।